लेकर 2022 तक जितने भी कला संस्कृति यानी आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन थे और जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री कंप्लीट इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले 2012 का पेपर, यहाँ पे मांडा का यहाँ पे मैच करना था। तो मांडा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में, जो कि सबसे उत्तरी स्थल है। अगर हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो सबसे उत्तरी स्थल मांडा है और सबसे दक्षिणी वाला दायमाबाद है जो कि महाराष्ट्र में है। सबसे पश्चिमी जो है सुतकांगी डोर है बलूचिस्तान में और सबसे पूर्वी आलमगीरपुर है मेरठ में। तो दायमाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे। राखीगढ़ी कहाँ पर है? तो राखीगढ़ी है हरियाणा में। इनको मैच करना था। नेक्स्ट बात करेंगे, निरंजना नदी के तट पर क्या स्थित है, क्या प्रसिद्ध स्थान स्थित है? तो बोध गया स्थित है बिहार में और यहीं पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है यहाँ पर अशोक के समकालीन जो प्रमुख राजा थे वो कौन कौन है? तो तुर्मै मिस्र का शासक था। तुर्मै जो है ये मिस्र का शासक था और इन लोगों का उल्लेख अशोक ने किस अभिलेख में किया? तो 13वें अभिलेख में। 13वें अभिलेख ने कुछ राज्यों का इन्होंने उल्लेख किया है अशोक ने। इसके अलावा 13वें अभिलेख में ही इन्होंने जो कलिंग विजय की थी उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो तुरामाया या फिर तुर्मै जो शासक था वो मिस्र का टालमी द्वितीय था। टालमी द्वितीय को तुर्मै लिखा है और पूछा जा सकता है इसको मैच करने को, तुर्मै कहाँ का शासक था? तो मिस्र का। अंतेकिन ये मकदूनिया का था। जो एंटीगोनस था उसको अंतेकिन लिखा गया है, तो अंतेकिन मकदूनिया से संबंधित है। मक जो राजा था वो साइरिन का शासक था। साइरिन का मैगास था, मैगास उसका असली नाम था, जो लिखा है वो है मक। आलिक सुंदर सिरीन शासक था, सिरीन का शासक था आलिक सुंदर। तो तुर्मै हो गया मिस्र, अंतेकिन मकदूनिया, मक साइरिन, आलिक सुंदर, यह सिरीन। नेक्स्ट बात करेंगे, अशोक ने अपने दो जगह पर दो अभिलेखों में पड़ोसी राज्यों का जिक्र किया है। एक तो दूसरे अभिलेख में किया है, एक 13वें अभिलेख में किया है। तो दोनों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे, कर्पूर मंजरी और प्रबंध कोश, इसके लेखक कौन है? तो राजशेखर है। मालविकाग्निमित्रम के लेखक कालिदास है। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त है। सौदरानंद और बुद्धचरित सारिपुत्र प्रकरण, इन तीनों के लेखक अश्वघोष हैं। ये बहुत पूछा जाता है तीनों, सौदरानंद, बुद्धचरित और सारिपुत्र प्रकरण। नेक्स्ट बात करेंगे, अशोक के समय के जो प्रमुख चित्रकार थे वो कौन कौन थे? तो मीर सैयद अली, दसवंत, बसावन, ख्वाजा, अब्दुस समद और मुकुंद, इन्हीं इतने के नाम याद रखने हैं, यही अक्सर पूछे जाते हैं। तो मीर सैयद अली, दसवंत, बसावन, ख्वाजा, अब्दुस समद और मुकुंद। जहांगीर के समय चित्रकारिता जो है अपने चरम स्थिति पर थी और इनके टाइम पे कौन कौन से प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो आगा रिजा, अबुल हसन। अबुल हसन के बारे में पूछा जाता है कि किसको नादिर उज जमा की उपाधि दी थी जहांगीर ने? तो अबुल हसन को दी थी। इसके अलावा उस्ताद मंसूर को उपाधि मिली थी नादिर उल असर की। दोनों उपाधियाँ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। जो हसन को मिली थी वो जमा वाली थी, नादिर उज जमा, और जो मंसूर को मिली थी वो नादिर उल असर थी। इसके अलावा फारूक बेग थे, गोवर्धन थे, दौलत थे, मनोहर थे। इसके अलावा मोहम्मद नासिर और मोहम्मद मुराद। यहाँ पे गोवर्धन और दौलत के नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी जहांगीर के टाइम के चित्रकार थे। जो उस्ताद मंसूर था ये पशु पक्षियों के बहुत अच्छे अच्छे चित्र बनाता था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कभी पहले, 2012 से भी पहले पूछा गया था। तो मंसूर जो है चिड़ियों के अच्छे चित्र बनाता था। नेक्स्ट बात करेंगे, नदी और इसके आधुनिक नाम। तो कुभा जो है ये काबुल का अब नाम है, इसका वास्तविक नाम अभी, और पुराना नाम है कुभा। परुष्णी का आधुनिक नाम है रावी। वितस्ता का नाम है अब झेलम। सदानीरा का नाम है गंडक और सतुद्री का नाम है सतलज। अस्किनी का नाम है चेनाब। तो पुरानी नदियों के नाम है और जो अब नाम है उसको यहाँ पे मैच करना था। नेक्स्ट है यहाँ पर तेलुगु अनुवाद के लिए प्रसिद्ध जो कवि थे वो कौन कौन थे? तो कवि नन्यन जो है इन्होंने महाभारत का तेलुगु अनुवाद किया था। इसके अलावा इसी महाभारत का जो अंतिम भाग है उसको जो कवि ने तेलुगु भाषा में अनुवाद किया था वो थे तिक्कन। तो पूछा गया था तेलुगु भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन है? तो नन्यन और तिक्कन, इन दोनों लोगों ने महाभारत का तेलुगु अनुवाद किया था। इसके अलावा नन्यन ने तेलुगु व्याकरण की भी रचना की थी। नन्यन जो है इन्होंने तेलुगु व्याकरण की रचना की थी जिसका नाम है आंध्र शब्द चिंतामणि। आंध्र शब्द चिंतामणि किसकी रचना है? नन्यन की, जो कि तेलुगु भाषा में है। तमिल के जो प्रमुख कवि हैं वो भी यही देख लेंगे। हालांकि पूछा नहीं गया लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी कवर की गई हैं जो एग्जाम में नहीं आई हैं। तो तमिल के प्रसिद्ध कवि जो है कंबन है। इन्होंने तमिल रामायण की रचना की थी। और कुट्टन या फिर इन्हीं का नाम है औटक कुट्टन, तो इन्होंने रामायण के उत्तरकांड का तमिल में अनुवाद किया है। टोटल जो रामायण तमिल में लिखी है वो कंबन ने लिखी है, उत्तरकांड से संबंधित है कुट्टन। इसके अलावा कवि जो पुंगलेदी हैं ये भी तमिल भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। इन तीनों लोगों को मिलाकर कंबन, कुट्टन और पुंगलेदी, इनको तमिल त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है।
तो पूछा जा सकता है निम्न में से कौन तमिल त्रिरत्न में शामिल नहीं है, तो यही तीनों शामिल है, इसके अलावा कुछ भी ऑप्शन होगा तो गलत होगा। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ अन्य तमिल रचनाएं और उनके लेखक, तो तोल्काप्पियम, इनके जो लेखक है इसके वो है तोल्काप्पियार। शिल्पाधिकारकम के इलांगो आदिगल, मणिमेखले के शीतले सत्यनार। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ऑप्शन में इनमें से एक तो जरूर रहता है अगर मैच वगैरह में आता है। दक्षिण भारत की रचनाएं, तो तोल्काप्पियम के तोल्काप्पियार, शिल्पाधिकारकम के इलांगो और मणिमेखले के शीतले सत्यनार। नेक्स्ट बात करेंगे संगम काल में पश्चिमी तट वाले पत्तन कौन कौन से थे। तो पश्चिमी तट का था नौरा, तोंडी, मुसरी और नेलसिंडा, यही दोनों पूछा गया था, यही दोनों ऑप्शन में थे। पश्चिमी तट वाले पत्तन नौरा है, तोंडी है, मुसरी है, नेलसिंडा है। इसके अलावा पूर्वी तट वाला पूछा जाए अगर कोई बंदरगाह, तो कोरकै थे, पुहार थे, मोटूपल्ली, अरिकामेडो और ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति काफ़ी फेमस था उस टाइम पे, तो सभी यहाँ पे याद रखने हैं, कोरकै, पुहार, मोटूपल्ली, अरिकामेडू और ताम्रलिप्ति सभी जो है पूर्वी घाट के बंदरगाह थे। नेक्स्ट बात करेंगे पुंड्रवर्धन भुक्ति, ये कहाँ से संबंधित एरिया था, तो उत्तरी बंगाल से संबंधित था। पुंड्रवर्धन भुक्ति जो होता था ये गुप्त काल में प्रचलित था। ये प्रशासन की सुविधा के लिए राज्यों को भुक्तियों में बांट दिया गया था, तो गुप्त काल की बात है। भुक्ति का संबंध किससे, गुप्त काल से। अकबर के इबादत खाने में जो जैन आचार्य आए थे वो कौन कौन थे, तो हरि विजय सूरी थे, इनको जगत गुरु की उपाधि दी गई थी। जो क्वेश्चन आया था यही पूछा गया था कि जगत गुरु या फिर युग प्रधान जो है किसको कहा गया है, तो जगत गुरु कहा गया है हरि विजय सूरी को और युग प्रधान कहा गया है जिनचंद्र सूरी को। यही दोनों लोग आए थे जैन आचार्यों की तरफ से इबादत खाने में। इबादत खाने की स्थापना कब की थी अकबर ने, तो 1575 में की थी, और ये सभी धर्मों के लिए खोला गया था 1578 में। सभी धर्मों पर ये चर्चा करवाना चाहता था और श्रेष्ठ उसमें से चीज़ें लेना चाहता था। मजहर की घोषणा कब हुई थी, तो 1579 में। नेक्स्ट बात करेंगे बगदाद के अंतिम खलीफा जिनका नाम था अल मस्तकीम, सर्वप्रथम इसका अंकन किसने करवाया था अपने सिक्कों पर, तो अलाउद्दीन मसूद शाह ने करवाया था, अलाउद्दीन मसूद शाह। औरंगजेब की मृत्यु जो कि 1707 में हुई थी, इस समय मराठा सत्ता किसके हाथ में थी, तो राजा राम की पत्नी ताराबाई के हाथ में थी मराठा सत्ता 1707 में। और ये किसकी संरक्षिका थी, तो अपने बेटे की, जो कि शिवाजी सेकंड इनका नाम था। शिवाजी सेकंड की संरक्षिका थी ताराबाई जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन जो बेसिकली पूछा गया था कि किसने श्रीलंका को जितना भी क्षेत्र जीता गया था उसको वापस कर दिया था। तो पहली चीज तो ये राजा राम प्रथम ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को कब्जा किया था। राजेंद्र चोल प्रथम ने पूरे श्रीलंका पर अधिकार किया था और कुलोतुंग फर्स्ट ने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान कर दी थी और अपनी पुत्री का विवाह सिंघल राजकुमार वीरप्पे रुमाल से भी कर दी थी। तो यहाँ पर किसने वापस किया था, कुलोतुंग फर्स्ट ने श्रीलंका का जो भी चीज जीता गया था वो सब वापस कर दिया था। नेक्स्ट है 2013 का क्वेश्चन, तो चीनी लेखकों ने भारत को क्या कहा है, यिंतु कहा है या फिर थियान्तु कहा है। तो भारत के लिए जो शब्द यूज हुआ है चीनी जो ग्रंथ है यिंतु और थियान्तु। 12 जो प्रमुख अलवार संत थे उसमें कौन कौन शामिल था, तो अलवार संतों में शामिल थे पोयमई, पूडम, तिरुमंगलई, अंडाल देखिए अलवार संत थे, ये महिला संत कहा जाता है इनको अंडाल। और इसके अलावा थिरुप्पन, थिरुमंगई, कुलशेखर, ये प्रमुख जो अलवार संत थे, इन्हीं के नाम अक्सर पूछे जाते हैं। पोयमई, पूडन, तिरुमंगई, अंडाल, थिरुप्पन, थिरुमंगई और कुलशेखर। और जो तिरुज्ञान थे, यहाँ पे पूछा गया था निम्न में से कौन से अलवार संत नहीं थे, तो सिर्फ यही एक ऑप्शन अलग था, तिरुज्ञान, ये नयनार संत थे। वैष्णव धर्म को जो मानने वाले संत होते थे उनको अलवार कहा जाता था संगम काल में, और शैव धर्म को जो मानते थे, शिव जी को जो मानते थे, उनको नयनार कहा जाता था। ये दोनों एकदम क्लियर होना चाहिए, वैष्णव धर्म वाले अलवार कहलाते थे और शैव धर्म वाले नयनार कहलाते थे। नेक्स्ट बात करेंगे, गौतम बुद्ध द्वारा जो दीक्षित अंतिम व्यक्ति था वो कौन थे, तो सुबुद्ध को अंतिम बार इन्होंने दीक्षा दी थी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। अब इनका जन्म और मृत्यु जो है अक्सर हर जगह पे अलग अलग रहती है, तो 563 ईसा पूर्व जो ज़्यादा जगह मिलती है। महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में हुआ था कुशीनगर में। और बौद्ध धर्म के जो प्रमुख संप्रदाय हैं वो कौन कौन से हैं, तो हीनयान, महायान, वज्रयान, थेरवाद, नवयान, ये सभी बौद्ध धर्म से ही संबंधित हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, मौर्य काल में सीता का अर्थ क्या होता था, तो राजकीय भूमि से जो प्राप्त आय होती थी उसको सीता कहा जाता था। कुछ अन्य चीजें मौर्य काल के बारे में, भाग किसको कहते थे, उपज का हिस्सा। प्रवेश से आयात कर को कहा जाता था। निष्क्राम में निर्यात कर को कहते थे। प्रलय आपातकालीन कर होता था। हिरण्य जो है नगद कर को कहते थे। सेतुबंध सिंचाई कर होता था। विष्टि जो है ये निःशुल्क जो बेगार कराया जाता था उसको विष्टि कहा जाता था। क्षेत्रक भूस्वामी को कहते थे। उपवास काश्तकार यानी किसान को कहते थे, किसान को उपवास कहा जाता था। आगे बात करेंगे, श्रेणी जो है, श्रेणी किसको कहते थे, तो शिल्पियों का जो संगठन होता था उसको श्रेणी कहा जाता था।
निगम व्यापारियों के संगठन को कहा जाता था। सार्थवाह जो व्यापारिक कारवां होता था उसके प्रमुख को सार्थवाह कहते थे। तो इतने ही शब्द जो हैं अक्सर एग्जाम में रिपीट करते हैं, तो ये देख लीजिएगा, मैचिंग वगैरह में आ जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, फिरोज शाह तुगलक ने कुछ विभाग स्थापित किए थे, वो कौन कौन से थे? तो दारुल सिफा जो है खैराती अस्पताल था, दीवाने खैरात दान विभाग था, दीवाने दफ्तर रोजगार विभाग था, दीवाने बंदगान जो है दास विभाग था, दीवाने इस्तेहाक पेंशन विभाग था। तो ये सभी विभागों की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने कराई थी। नेक्स्ट बात करेंगे, चांदी का टंका और तांबे का जीतल का सिक्का किसने जारी किया था? तो ये इल्तुतमिश ने जारी किया था, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। और ये शुद्ध अरबी के पहले सिक्के थे, शुद्ध अरबी के सिक्के जारी कराए थे इल्तुतमिश ने। और ये एक एल्बरी तुर्क था। जब ये राजा बना था उससे पहले ये बदायूं का इक्तेदार था, ये चीज़ थोड़ा बहुत याद रहनी चाहिए। बदायूं का गवर्नर था उस टाइम पे इल्तुतमिश। और ये जो है इसको गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, और दिल्ली की सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी इसको कहा जाता है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत की जो राजधानी थी इसी ने दिल्ली को बनाया था राजधानी। पहले लाहौर हुआ करती थी राजधानी। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक और कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह के बाद आया था। अगर पूछा जाए गुलाम वंश का संस्थापक कौन था तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, और जो वास्तविक संस्थापक था गुलाम वंश का वो कौन था? तो इल्तुतमिश था। नेक्स्ट बात करेंगे, गायत्री मंत्र जो कि सूर्य को समर्पित है, सविता को समर्पित है, इसका उल्लेख कहाँ पे किया गया है? तो ऋग्वेद में किया गया है, तीसरे मंडल में। शिव की दक्षिणा मूर्ति किसको प्रदर्शित करती है? तो शिव की ध्यान मुद्रा को प्रदर्शित करती है, जो दक्षिणा मूर्ति है। नेक्स्ट बात करेंगे, अकबर के समय में रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। और रजनामा क्या है? तो रजनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है, इसको फैजी और बदायूनी ने मिलकर किया था। लीलावती का जो अनुवाद है इसको फैजी ने किया था। तो ये अनुवाद पूछे जाते हैं, अकबर के टाइम पे काफ़ी अनुवाद हुए थे फारसी में। जहांगीर के समय जो विद्रोही थे वो कौन कौन थे? तो जो शहजादा खुसरो था उसने विद्रोह किया था। इसके अलावा खुर्रम ने विद्रोह किया था, जिसका नाम शाहजहां बाद में हुआ जब राजा बना। महाबत खां का विद्रोह हुआ था। 3 प्रमुख विद्रोह हुए थे जहांगीर के टाइम पे, तीनों याद रखने, खुसरो का विद्रोह हुआ था, खुर्रम का विद्रोह, महाबत खां का। इसके अलावा पूछा जाता है कि नूरजहां गुट में कौन कौन शामिल था? तो नूरजहां ने अपना अलग गुट बनाया था। जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां, लेकिन ये ज़्यादा मानती नहीं थी जहांगीर को, जहांगीर इनको बहुत मानता था। तो जहांगीर के पिता थे एतमादुद्दौला, जिनका असली नाम था ग्यास बेग। एतमादुद्दौला का मकबरा भी आगरा में स्थित है, जो कि पहला ऐसा मकबरा है जो कि पित्रादुर्रा शैली उसमें यूज़ हुई है, जो नक्काशी बहुत अच्छी हुई है उसमें, पित्रादुर्रा नक्काशी हुई है एतमादुद्दौला के मकबरे में। असबत बेगम इनकी माँ थी, जिन्होंने इत्र की प्रणाली खोजी थी, जो गुलाब से इत्र बनाया था इन्होंने ही पहली बार। आसफ खान इनके भाई थे, और खुर्रम जो है शाहजहां जो बाद में बना, ये एक गुट था। इन चारों लोगों का, 5 लोगों का एक गुट था। नेक्स्ट बात करेंगे 2014 के पेपर। तो बिना बेगार सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया था? तो इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लिया था रुद्रदामन प्रथम ने। सुदर्शन झील जो है कहाँ स्थित है? गिरनार गुजरात में। और इसका जो उल्लेख हुआ है वो जूनागढ़ अभिलेख में हुआ है, और जूनागढ़ अभिलेख किसका है? तो रुद्रदामन प्रथम का ही है। सबसे पहली बात, तो सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और उस टाइम पे जब कराया था ये सुदर्शन झील का निर्माण, तब वहाँ का राज्यपाल कौन था? तो पुष्यगुप्त वैश्य था, पुष्यगुप्त वैश्य। और पुनर्निर्माण जब हुआ था इस झील का, तो तब प्रमुख शासक कौन था? तो अशोक था। और राज्यपाल वहाँ का कौन था गुजरात का? तो तुषाफ था। फिर जीर्णोद्धार किसने कराया था सुदर्शन झील का? तो रुद्रदामन प्रथम ने कराया था। और उस टाइम पे जो राज्यपाल था वो था सुविशाख। तो किसके कौन कौन से राजा सुदर्शन झील से संबंधित हैं? तो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन प्रथम। दस्तार बंदान किसको कहा जाता था? तो उलेमा लोग जो होते थे उनको, उलेमा मतलब जो मुस्लिम के जो प्रमुख होते थे उनको उलेमा कहा जाता था, धार्मिक प्रमुख उलेमा होते थे। और पगड़ी धारण करने वालों को भी दस्तार बंदान कहा जाता था। औरंगजेब ने अपनी बहन यानी शाहजहां की सबसे बड़ी जो बेटी थी जहां आरा, उसको क्या उपाधि दी थी? तो साहिबात उज जमानी की उपाधि दी थी। शाहजहां की 4 बेटियां थी, जिसमें प्रमुख जो थी जहां आरा और रोशन आरा थी। तो साहिबात उज जमानी की उपाधि जहां आरा को औरंगजेब ने दी थी। नेक्स्ट बात करेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली सल्तनत और मंगोलों के बीच में जो प्रमुख सीमा थी वो कौन सी नदी थी? तो सिंधु नदी सीमा थी मंगोलों और अलाउद्दीन खिलजी के दिल्ली सल्तनत के बीच में। देखिए सबसे ज़्यादा जो मंगोल आक्रमण हुए थे वो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे हुए थे, लेकिन लगभग सभी असफल हो गए थे, कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ा था अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर उसका। नेक्स्ट बात करेंगे, महबूब इलाही किसको कहा जाता है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता है। इनका जो असली नाम हजरत निजामुद्दीन भी इसको कहते हैं। तो शेख निजामुद्दीन औलिया जो है ये किसके शिष्य थे? तो बाबा फरीद के शिष्य थे। तो सबसे पहले आएंगे बाबा फरीद, फिर निजामुद्दीन औलिया आएंगे, जिनको हजरत निजामुद्दीन भी कहा जाता है। चिरागे दिल्ली किसको कहते थे? तो नासिरुद्दीन महमूद को कहा जाता था।
और ये नासिरुद्दीन महमूद किसके शिष्य थे, तो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। पहले बाबा फरीद के शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया, उसके बाद निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे नासिरुद्दीन महमूद, जिनको चिरागे दिल्ली कहा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है और इन्होंने भारत में चिश्ती परंपरा की शुरुआत की थी। भारत में चिश्ती परंपरा की शुरुआत मुइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। और ये कहाँ से आए थे, तो ईरान से आए थे, सिस्तान से आए थे। तो इनके गुरु कौन थे मुइनुद्दीन चिश्ती के, तो ख्वाजा उस्मान हारूनी थे। ख्वाजा उस्मान हारूनी इनके गुरु थे मुइनुद्दीन चिश्ती के। नेक्स्ट बात करेंगे, अकबरनामा, ये इसके लेखक कौन है, अबुल फजल है। 7 साल तक में लिखा गया था, 7 साल मिला के इसको लिखा गया था, अबुल फजल ने लिखा था। 3 भाग में अकबरनामा। पहला जो भाग है इसमें अकबर से पहले जो शासक थे उनका वर्णन है। दूसरा जो भाग है उसमें अकबर के शासनकाल की जो घटनाएं थीं उनका वर्णन किया गया। और तीसरा भाग को आईने अकबरी कहा जाता है। तो अबुल फजल ने जो अकबरनामा लिखा था, अकबरनामा के ही तीसरे भाग को आईने अकबरी कहते हैं। और इसमें आईने अकबरी में नियम कानून जो प्रशासन व्यवस्था में होने चाहिए वो सभी लिखे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, सारनाथ की जो बौद्ध प्रतिमा है उसकी तिथि क्या है, तो सारनाथ की बौद्ध प्रतिमा की तिथि 81 ईस्वी है, 81 ईस्वी जो है। इसके अलावा इसको जो ये सारनाथ की बौद्ध प्रतिमा है, इसको पहले मथुरा में थी, बाद में इसको सारनाथ ले जाया गया था। कनिष्क का राजरोहण कब हुआ था, तो 78 ईस्वी में हुआ था, जब शक संवत की शुरुआत हुई थी। इसी के राज्यरोहण को शक संवत की शुरुआत कहा जाता है, 78 ईस्वी को। और शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब स्वीकार किया गया था भारत में, जब भारत आज़ाद हो गया था उसके बाद में 22 मार्च 1957 को। इसी को हम अपना राष्ट्रीय पंचांग मानते हैं, शक संवत को। नेक्स्ट बात करेंगे 2015 वाला पेपर जो निरस्त हो गया था वो वाला। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल थे। 775 से 800 ईस्वी के बीच में इन्होंने इसकी स्थापना की थी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। और पाल वंश से संबंधित है ये धर्मपाल। और भागलपुर बिहार में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। सर्वप्रथम भारत में स्वर्ण सिक्के किसने चलाए थे, तो विम कड़फिसिस ने चलाए थे, जो कि कुषाण वंश से संबंधित है। कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल कड़फिसिस। उसके बाद विम कड़फिसिस आया था। और कनिष्क भी इसी से संबंधित था, जो एकदम मेन शासक था कनिष्क कुषाण वंश का। और ये जो सिक्के चलाए थे विम कड़फिसिस ने, इसमें एक तरफ यूनानी लिपि लिखी थी, दूसरी तरफ खरोष्टी लिपि लिखी थी। सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किस वंश में चलाए गए थे, तो गुप्त वंश में। शुरुआत सोने के सिक्के की कुषाण वंश में की गई थी, विम कड़फिसिस ने की थी। और सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त वंश में चलाए गए थे। अशोक के नाम का उल्लेख कहाँ कहाँ पे मिलता है, कौन कौन से अभिलेख में, तो मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उदयगोलन में मिलता है। मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उदयगोलन। संत शंकरदेव जो कि असम से संबंधित है, ये वैष्णव संप्रदाय के से संबंधित व्यक्ति थे। और ये मूर्ति पूजा में नहीं मानते थे, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। चंगेज खान का मूल नाम क्या था, तो तेमुजिन था चंगेज खान का मूल नाम। और ये इल्तुतमिश के टाइम पे ये भारत की सीमा पर आया था, लेकिन इसने आक्रमण नहीं किया था। तेमुजिन जो है ये किसी का पीछा करते हुए आया था इल्तुतमिश के पास, मतलब इस इल्तुतमिश के राज्य की सीमा पर आया था, लेकिन जो भाग के आया था उसकी मदद इल्तुतमिश ने नहीं की, इसलिए इसने आक्रमण नहीं किया था दिल्ली सल्तनत पे। नेक्स्ट बात करेंगे, त्रिपक्षीय संघर्ष जो है कन्नौज के लिए हुआ था। कन्नौज पे सत्ता हासिल करने के लिए 200 साल तक ये संघर्ष चला था, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट राजाओं के बीच में। पाल जो थे वो बंगाल वाले एरिया में थे, प्रतिहार जो गुजरात वाले एरिया में थे, और राष्ट्रकूट जो है दक्षिण में दक्कन वाले एरिया में थे। नेक्स्ट बात करेंगे, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय था, जिसको विक्रमादित्य उपाधि भी दी गई है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का ही नाम विक्रमादित्य है, उन्हीं का नाम परम भागवत है। सबसे पहले परम भागवत चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही धारण किया था, बाद में और राजाओं ने भी धारण किया था। तो ये जो है गुप्त वंश से संबंधित हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, तो श्री गुप्त थे। उसके बाद जो आए वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के टाइम पे जब इनका राज्यरोहण हुआ था 319 ईस्वी में, उसी को गुप्त संवत की शुरुआत कहा जाता है। गुप्त संवत की शुरुआत 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। उसके बाद समुद्रगुप्त आए थे, जो एक भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। फिर रामगुप्त आए थे, इनकी ज़्यादा चर्चा नहीं है रामगुप्त की। उसके बाद आए थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम क्या है, तो देवराज द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कौन सा राजा आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद आए थे कुमारगुप्त, फिर स्कंदगुप्त, ये लोग आए थे। ये आप एंशिएंट हिस्ट्री वाले वीडियो में देख लीजिएगा, कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री कवर किया गया है, तो उसका भी प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा। जो संपूर्ण वाली प्लेलिस्ट है उसी में सब चीज़ें हैं, जो स्टार्टिंग के 10-15 वीडियो देख लीजिए, बहुत सारी चीज़ें उससे कवर हो जाएंगी। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करिए। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को हराया था, और इसको हराकर शक शासक को हराकर सकारी की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो बहुत सारी उपाधियां थी चंद्रगुप्त द्वितीय की। अन्य उपाधियां कौन कौन सी, सकारी हो गई, परम भागवत हो गई, विक्रमांक हो गई। इसके अलावा भी हमने देखा था विक्रमादित्य भी इसी को कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को।
नेक्स्ट बात करेंगे, इसके टाइम पे नवरत्न जो थे इनसे क्वेश्चन आता है। तो कालिदास इसके नवरत्न में शामिल थे, धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, घटपरकर और इसके अलावा वराह मिहिर और वररुचि, ये लोग जो थे इसके नवरत्न में शामिल थे। नेक्स्ट बात करेंगे 2015 वाला पेपर। अभी जो हमने देखा वो निरस्त वाला पेपर था, ये 2015 वाला पेपर। शासक और उनकी उपाधियों के नाम। अशोक को प्रियदर्शनी कहा जाता है, समुद्रगुप्त को परक्रमांक, व्याघ्र पराक्रमांक, अप्रतिरथ, पृथ्वी, प्रथम वीर, ये सभी समुद्रगुप्त की उपाधियां। इसके अलावा नेपोलियन भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि है विक्रमादित्य। स्कंदगुप्त की उपाधि है क्रमादित्य। स्कंदगुप्त भी गुप्त वंश से संबंधित था, अंतिम प्रमुख शासक था गुप्त वंश का स्कंदगुप्त। इसकी जो उपाधि है वो है क्रमादित्य। स्कंदगुप्त से पहले भी एक शासक था कुमारगुप्त, तो कुमारगुप्त की उपाधि है महेंद्रादित्य। नेक्स्ट बात करेंगे, सिकंदर के साथ भारत आने वाले कौन कौन से प्रमुख व्यक्ति थे। तो निर्याकस, आनोसिक्रेटस और अरिस्टोबुलस, ये सभी सिकंदर के साथ आए थे। सिकंदर का आक्रमण जो हुआ था 326 ईसा पूर्व में हुआ था और उस टाइम पे भारत में नंद वंश चल रहा था। घनानंद जो था अंतिम नंद वंश का शासक, उसका शासनकाल चल रहा था। हालांकि इसने मेन मगध पे आक्रमण नहीं किया था। डाइमेकस क्यों प्रसिद्ध है? डाइमेकस सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम का राजदूत था। सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम का राजदूत था जो कि बिंदुसार के दरबार में आया था। मौर्य शासक बिंदुसार के दरबार में आया था। और एक था डायनोसिस, ये मिस्र के शासक टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस का राजदूत था और ये भी बिंदुसार के दरबार में आया था। तो डायमेकस और डायनोसिस दोनों जो है बिंदुसार के दरबार में आए थे। डायमेकस आया था एंटियोकस प्रथम का राजदूत था, ये सीरिया से आया था, और डायनोसिस जो है ये मिस्र से आया था। नेक्स्ट बात करेंगे कुछ पुस्तक और लेखक। तो लाइफ ऑफ ह्यूएनसांग पुस्तक है हुई ली की। नेचुरल हिस्ट्री जो है प्लिनी की है। हिस्टोरियल पम्पेइस स्ट्रोगस फिलिप पिकल की है। और द हिस्ट्री जो है हेरोडोटस की है। और जियोग्राफी जो है ये टालमी की पुस्तक है। नेक्स्ट बात करेंगे, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग ने हिरण्यगर्भ यज्ञ करवाया था। तो पूछा जा सकता है किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था, तो ये दंती दुर्ग ने करवाया था। इसके अलावा कदम्ब वंश का संस्थापक कौन था? मयूर शर्मन था, जिसकी राजधानी थी वनवासी। नेक्स्ट बात करेंगे, पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, बाबर ने राणा सांगा को हराया था। चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था, बाबर ने मेदरी राय को हराया था। और घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था, बाबर ने महमूद लोदी को या फिर अफगानों को हराया था। उसके बाद 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे, जहांगीर को इंग्लिश खां की उपाधि किसने दी थी? तो जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि किसको दी थी? तो विलियम हॉकिंस को दी थी, जो कि 1608 में आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से आया था विलियम हॉकिंस 1608 में। नेक्स्ट बात करेंगे, सप्तांग सिद्धांत में 7वां अंग कौन सा कहा जाता है? तो मित्र को 7वां अंग कहा जाता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसका वर्णन मिलता है। अर्थशास्त्र में कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है इसमें कितने अधिकरण या भाग हैं? तो 15 भाग हैं। इसमें कितने प्रकरण हैं? 180 प्रकरण है। किस शैली में अर्थशास्त्र लिखी गई है? तो अन्य पुरुष शैली में लिखी गई है। इसके अलावा अर्थशास्त्र में कोई भी राजा या फिर पाटलिपुत्र का उल्लेख नहीं किया गया है। ये पूरी तरह से राजनीति पर आधारित पुस्तक है। नेक्स्ट बात करेंगे, सप्तांग सिद्धांत के 7 तत्व कौन कौन से होते हैं? तो मान लीजिए एक मनुष्य उसी आधार पर यहाँ पे उसके अंग के आधार पर इसको बनाया गया है। तो स्वामी जो होता है यानी राजा, वो राज्य का सिर होता है। अमात्य जो अधिकारी होते हैं वो राज्य की आंख होते हैं। जनपद या फिर जो राज्य क्षेत्र होता है वो राज्य की जंघाएं होती हैं। दुर्ग या फिर किला जो होता है वो राज्य की बाहें होती हैं। कोष जो होता है यानी धन जो होता है वो राज्य का मुख होता है। दंड या फिर सेना राज्य का मस्तिष्क होती है। और मित्र जो है राज्य के कान होते हैं। तो ये 7 अंग बताएं। 7वां अंग कौन सा है? मित्र। नेक्स्ट बात करते हैं, ऋग वैदिक काल में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति सबसे महत्वपूर्ण किसको माना जाता था? गाय को। और ऋग्वेद में गो शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है? तो 174 बार किया गया है। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने। आगरा का किला अकबर ने बनवाया था। लाहौर का किला अकबर ने बनवाया था। इलाहाबाद का किला अकबर ने बनवाया था। नेक्स्ट बात करेंगे, पोलिगर कौन होते थे? तो 16वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत के शासक जो हैं कुछ द्वारा नियुक्त किए क्षेत्रीय प्रशासनिक और सैन्य नियंत्रक अधिकारी हुआ करते थे दक्षिण भारत में पोलिगर। और पोलिगर एक विद्रोह भी हुआ था जो मॉडर्न हिस्ट्री में 1799 से 1805 के बीच में, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध था। नेक्स्ट बात करते हैं, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित, इसका संबंध, इस जो शब्द है इनका संबंध किससे है? तो पुराणों से इनका संबंध है। सर्ग कहते हैं जो जगत की सृष्टि हुई, प्रतिसर्ग कहते हैं प्रलय के बाद जो पुनः सृष्टि बनी, वंश कहते हैं ऋषियों और देवताओं की वंशावली को, मनवंतर महायुग को कहा जाता है, वंशानुचरित राजकुलों के इतिहास को कहते हैं। और इन सबका संबंध पुराणों से है। अब 2016 का पेपर, कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में है अशोक के? तो 13वें शिलालेख में। 261 ईसा पूर्व में अशोक ने जो है ये कलिंग युद्ध किया था।
और अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष ये युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट बात करेंगे, एक ही कब्र में 3 मानव के कंकाल मिले हैं, कहाँ पर? तो दमदमा में मिले हैं। दमदमा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है और ये मध्यपुरा पाषाणकालिक स्थल है। दमदमा जो है ये उत्तर प्रदेश में है, प्रतापगढ़ में। महदाहा भी प्रतापगढ़ में है। यहाँ से स्त्री पुरुष के शव एक साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा यहाँ से गर्त चूल्हे के भी साक्ष्य मिले हैं, प्रतापगढ़ में है ये भी। सरायनहार भी प्रतापगढ़ में है। युद्ध और हत्या का प्रमाण यहाँ से मिला है कि कोई मतलब युद्ध हुआ है ऐसा और वहाँ से उस वजह से लोगों की मृत्यु हुई है, तो इस सरायनहार से ये प्रमाण मिला है। इसके अलावा यहीं से अधजली पशु की हड्डी मिली है, झोपड़ी के साक्ष्य भी सरायनहार से मिले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रतिव्या प्रथम वीर उपाधि किसकी है? तो ये समुद्रगुप्त की है। प्रयाग प्रशस्ति में इसका वर्णन किया गया है। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो हरिसेन थे, कवि हरिसेन, और इन्होंने संस्कृत भाषा में प्रशस्ति लिखी थी। प्रयाग प्रशस्ति में कौन कौन से राजा का वर्णन किया गया, किसका किसका नाम है उसमें, तो ये पूछा जाता है। तो उसमें अशोक का नाम भी है, इसके अलावा समुद्रगुप्त का नाम भी है उसमें, इसके अलावा अकबर का नाम है, जहांगीर का नाम है उसमें, बीरबल का नाम है। तो इस तरह की जो है जो शासक आते थे वो सभी जो है कुछ ना कुछ लिखवा के जाते थे, तो बहुत लोग के नाम है उसमें। और प्रयाग प्रशस्ति जो है पहले हुआ करता था कौशाम्बी में, उसको जहांगीर ने अकबर के टाइम पे जहांगीर उसको लेके आया था और उसकी प्रयाग में स्थापना करवाई थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है किसने स्थापना करवाई थी? धर्मपाल ने। कृष्णदेवराय तुलुव वंश से संबंधित है। कृष्णदेवराय 1509 से 1529 तक इनका टाइम पीरियड है और तुलुव वंश के तीसरे राजा थे कृष्णदेवराय और सबसे प्रसिद्ध थे। नागलपुर नगर की इन्होंने स्थापना कराई थी। पूछा गया था यही क्वेश्चन कि नागलपुर नगर की स्थापना किसने कराई थी? तो कृष्णदेवराय ने। बाबर ने भी इनका जिक्र किया अपने बाबरनामे में, जो कि तुर्की भाषा में लिखी गई ये रचना आत्मकथा है बाबरनामा, तो इसमें भी कृष्णदेवराय के बारे में उन्होंने लिखा है। कृष्णदेवराय ने हजारा और विट्ठल के मंदिर का निर्माण कराया था। इसके अलावा तेलुगु भाषा की एक रचना की थी अमुक्तमाल्यद। अमुक्तमाल्यद किसकी रचना है? कृष्णदेवराय की। अब यहीं पे देख लीजिए तुलु वंश जो है कहाँ से संबंधित है? तो विजयनगर से संबंधित था। विजयनगर में 4 वंश थे टोटल। पहला जो वंश था वो था संगम वंश। 1336 में विजयनगर की स्थापना हुई थी, 1336 में, और संगम वंश था पहला वंश। 1336 से 1385 तक रहा था संगम वंश, जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। फिर आया था सालू वंश, संगम के पास सालू, जो कि 1485 से 1505 तक था, और सालू वंश की स्थापना सालू नरसिंह ने की थी। फिर आता है तुलु वंश 1505 से 1570 तक, इसकी स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। फिर लास्ट वाला आता है, इसी में थे तुलु वंश में कृष्णदेवराय। फिर अरिविडु वंश आता है जो कि 1570 से 1649 तक था। 1570 से 1649 तक अरिविडु वंश था, लास्ट वाला विजयनगर का, और इसके संस्थापक थे तिरुमल। तो चारों वंश यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, संगम, सालू, तुलु और अरिविडु। नेक्स्ट बात करेंगे, जहांगीर के समय चित्रकला अपने चरम पर थी, और अगर पूछा जाए चित्रकला की शुरुआत किस मुगल शासक ने की थी, तो हुमायूं के समय से चित्रकला की शुरुआत हुई थी। गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। इल्तुतमिश का टाइम पीरियड 1211 से 1236 तक था। उसके बाद फिर रुकनुद्दीन फिरोज के बाद फिर रजिया बेगम बनती हैं, जो 36 से लेकर, जो प्रमुख है इल्तुतमिश के बाद वो रजिया ही है, 1236 से लेकर 1240 तक, 4 साल तक। नेक्स्ट बात करेंगे, लाला कलावंश से संगीत की शिक्षा किसने ली थी, तो ये अकबर ने ली थी संगीत की शिक्षा कलावंश से। मुगल काल में लखनऊ मदरसा किस लिए फेमस था, तो लखनऊ मदरसा जो है न्याय शास्त्र शिक्षा के लिए फेमस था। सियालकोट मदरसा जो था वो व्याकरण शिक्षा के लिए फेमस था। धर्मशास्त्र विशेषज्ञ को आमिल कहा जाता था और साहित्य के विशेषज्ञ को काबिल कहा जाता था। तो आमिल का संबंध धर्मशास्त्र से, काबिल का संबंध साहित्य से है। नेक्स्ट बात करेंगे, बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था, तो 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में, और पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था, जिसमें अकबर ने हेमू को हराया था। अगर पूछा जाए अंतिम हिंदू शासक जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी वो कौन था, तो हेमू था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली ने इसमें मराठों को हराया था। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को। विंध्य काल के सर्वाधिक कंकाल कहाँ से मिले, तो लेखैया जगह से मिले। एक शिलाश्रय है ये विंध्य क्षेत्र में, जहाँ से सर्वाधिक कंकाल मिले हैं। भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसको कहा जाता है, तो इसी हेमू को कहा जाता है, जो कि द्वितीय जब पानीपत युद्ध हुआ था 1556 में। 1556 में अकबर ने हेमू को हराया था, और ये एक हिंदू शासक था हेमू, जिसने लास्ट ऐसा शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट बात करेंगे 2017 का पेपर। ब्रिटिश काल में भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था, मतलब निर्यात ज़्यादा होता था, आयात उतना नहीं होता था। मतलब निर्यात जब ज़्यादा रहता है तो अनुकूल व्यापार कहा जाता है, लेकिन इसका लाभ भारत को नहीं मिलता था, क्योंकि जो भी धन उससे प्राप्त होता था वो सब फिर बाहर चला जाता था। तो धन निकासी की वजह से ये स्वरूप जो है अप्रतिफलित निर्यात था। ये ऋग्वेद काल में अघन्या किसको कहते थे, तो ना मारने योग्य मतलब गाय। नेक्स्ट बात करेंगे,
ऋग्वैदिक काल में सीता किसको कहा जाता था? तो हल से जो बनी नालियां होती थी उसको सीता कहा जाता था। और सीता मौर्य काल में भूमिकर होता था। करी जो है गोबर की खाद को कहा जाता था। तक्षण बढ़ई को कहा जाता था। अनस जो है बैलगाड़ी को कहते थे। लांगल या फिर शीर जो है हल को कहा जाता था। आयस जो है तांबा या कांसे को कहा जाता था। लोहे का यहाँ से कोई संबंध नहीं है आयस से। नेक्स्ट बात करेंगे कन्हेरी गुफा कहाँ पर स्थित है? तो ये संजय गांधी जो राष्ट्रीय उद्यान परिसर है उसी के क्षेत्र में आता है। ये महाराष्ट्र में। यहाँ पे सर्वाधिक गुफाएं मिली हैं, 109 गुफाएं हैं यहाँ पर। और गुफा नंबर 41 जो है यहाँ से 11 सिर वाले बोधिसत्व का अंकन मिला है। तो जो क्वेश्चन आया था कि 11 सिर वाले बोधिसत्व का अंकन किन गुफाओं से मिला है? तो कन्हेरी गुफाओं से मिला है। और गुफा नंबर 41 में 11 सिर के बोधिसत्व का अंकन। अजंता गुफाएं कहाँ पर हैं? ये किस धर्म से संबंधित है? पहले तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ पे 29 गुफाएं हैं जिनमें से गुफा नंबर 1, 2, 9, 10 और 16, 17 ही शेष हैं। बाकी मतलब खत्म हो चुकी हैं। 29 गुफाएं टोटल। और इसमें गुफा नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मरणासन राजकुमारी का एक चित्र बना है जो काफ़ी फेमस है। गुफा नंबर 17 में है। टोटल गुफाएं 29 हैं। फिर है एलोरा गुफा। एलोरा में 34 गुफाएं हैं और इसकी गुफा नंबर 1 से 12 तक बौद्ध धर्म का वर्णन है, मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित है। फिर 13 से लेकर 29 तक हिंदू धर्म का यहाँ पे चित्र वगैरह बने हैं। फिर 30 से लेकर 34 तक जैन धर्म से संबंधित है। तो एलोरा गुफाएं तीनों धर्म से संबंधित हैं, जैन, बौद्ध और हिंदू। नेक्स्ट बात करेंगे एलिफेंटा गुफाएं। ये हिंदू धर्म से संबंधित है और मुख्यतः जो शैव धर्म है, शिव जी की यहाँ पे शिव जी के लिए प्रसिद्ध है एलिफेंटा गुफाएं। और ये मुंबई से दूर समुद्र में स्थित हैं ये गुफाएं। और ये हिंदू और थोड़ा बहुत यहाँ पे बौद्ध धर्म के भी यहाँ पे शेष देखने को मिलते हैं। तो हिंदू और बौद्ध दोनों से संबंधित है एलिफेंटा गुफाएं। एलोरा काफ़ी पूछा जाता है, तीनों धर्म से संबंधित हैं, बौद्ध, जैन और हिंदू। नेक्स्ट बात करेंगे पश्चिमी गोदावरी जिले में गुंटूपल्ली में प्रारंभिक चैत्यगृह और विहार चट्टानों को काटकर बनाए गए थे। तो ये दो कथन थे, ये वाला सही था। जो दक्षिण भारत के लगभग जितने चैत्य या विहार थे वो सभी चट्टानों को काटकर बनाए जाते थे। मंदिर वगैरह भी चट्टानों को काटकर बनाए जाते थे। और पूर्वी दक्कन एरिया में भी चैत्य और विहार चट्टानों को काटकर बनाए जाते थे। चैत्य जो होता था वो पूजा का स्थान होता था, जो बौद्ध भिक्षु वगैरह होते थे। विहार उनके रहने का स्थान होता था। अकबर के शासनकाल में दक्षिण भारत में राजस्व वसूली जो है किस आधार पर की जाती थी? तो हल की संख्या के आधार पर की जाती थी। और उसी टाइम पे उत्तर भारत में जो है जब्ती राजस्व प्रणाली प्रचलित थी। अकबर के टाइम पे राजस्व प्रणाली जो है कई तरह की थी, मनसबदारी वगैरह भी थी, हल की संख्या, जब्ती प्रथा सभी थी। नेक्स्ट बात करेंगे विदेशी यात्री और जो शासक किस शासक के टाइम पे आए थे? तो फादर एंथोनी मॉन्सेरेट जो अकबर के टाइम पे आए थे। फ्रांसिस्को पल्सर्ट जहांगीर के टाइम पे आए थे। निकोलो मुनुक्की ये शाहजहां के टाइम पे आए थे। और फ्रंक्वाइस वर्नियर जो है औरंगजेब के टाइम पे आए थे। नेक्स्ट है गांधार कला जो है किस वंश से संबंधित है? तो कुषाण वंश से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख जो है रुद्रदामन प्रथम से संबंधित था। मिलिंद पन्हो ये मिनांडर से संबंधित था। उसके बाद तक्षशिला लेख जो है पतिक से संबंधित है। अगला यहाँ पर जौनपुर नगर की स्थापना किसने करवाई थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने कराई थी अपने भाई जौना खां की याद में। जौना खां नाम था मोहम्मद बिन तुगलक का, बचपन का नाम जौना खां था। और जौनपुर को पूर्व का सिराज भी कहा जाता था। उस टाइम पे शिक्षा के लिए काफ़ी फेमस हुआ करता था जौनपुर। स्वतंत्र जौनपुर की स्थापना किसने कराई थी? तो जो अलग स्वतंत्र राज्य की स्थापना जौनपुर की किसने की थी? तो मलिक हुसैन सरवर ने। सरकी वंश की स्थापना की थी मलिक हुसैन सरवर ने। और जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था सरकी वंश का? तो हुसैन शाह सरकी था। हुसैन शाह सरकी को हराया किसने था? तो बहलोल लोदी ने, लोदी वंश के जो संस्थापक थे बहलोल लोदी, उसने हराया था। नेक्स्ट बात करेंगे उसके बाद दिल्ली सल्तनत में जौनपुर को मिला लिया था। नेक्स्ट है यहाँ पर तीर्थंकर और उनके चिन्ह। तो आदिनाथ का तीर्थंकर है वृषभ, मल्लीनाथ का है जल कलश, पार्श्वनाथ का है सर्प और शंभवनाथ का है अश्व मतलब घोड़ा। फिर यहाँ पे पार्श्वनाथ और शंभवनाथ जरूर याद रखना है। फिर ऋषभदेव जो पहले तीर्थंकर थे उनका जो था वो बैल था। अजितनाथ का चिन्ह हाथी है। पद्म प्रभु का चिन्ह कमल है। अरिष्टनेमी का चिन्ह शंख है। अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है, ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर नमीनाथ जो है, नमीनाथ का चिन्ह है नील कमल। मल्लीनाथ का चिन्ह है कलश। और महावीर जो हमारे अंतिम तीर्थंकर थे उनका चिन्ह है सिंह। नेक्स्ट है बराबर पहाड़ियों में जो गुफाएं हैं कौन कौन सी हैं? तो लोमस ऋषि गुफा, सुदामा गुफा, कर्ण चौपार और विश्व झोपड़ी। अशोक ने इन गुफाओं को दान किया था, जो आजीविकों को दान किया था। नेक्स्ट बात करेंगे 6ठी शताब्दी का जो मत्स्य महाजनपद था किस राज्य में? अभी की बात करें तो ये राजस्थान के अंतर्गत आता है। और मत्स्य की राजधानी क्या थी? तो वैराट या फिर विराट मत्स्य की राजधानी थी। 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है अंगुत्तर निकाय में जो कि बौद्ध ग्रंथ है। इसके अलावा भगवती सूत्र जो कि जैन ग्रंथ है, इनमें इन महाजनपदों का उल्लेख मिलता है।
अलाउद्दीन खिलजी ने जो वारंगल में हराया था काकतीय वंश के शासक प्रतापरुद्र द्वितीय को हराया था। अलाउद्दीन खिलजी के सभी अभियान यहीं पे देख लेंगे। तो उत्तर भारत के जो अभियान थे, पहला है यहाँ पर गुजरात का अभियान 1297 से 98 तक, और यहाँ के राजा उस टाइम पे थे राजा रायकर्ण। और गुजरात विजय के दौरान नुसरत खान ने, जो एक सेनापति था, उसने मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा था, और बाद में मलिक काफूर जो है दक्षिण भारत में उसने बहुत सारी विजय की थी। रणथंभौर अभियान 1301 में हुआ था, यहाँ के शासक थे हमीर देव। चित्तौड़ अभियान 1303 में हुआ था, राणा रतन सिंह यहाँ के शासक थे, और यही उल्लेख है पद्मावत मूवी में। नेक्स्ट है सिवान या बाड़मेर, यहाँ पे जो अभियान हुआ था 1308 में हुआ था, शीतल देव शासक थे। जालौर जो है यहाँ पे 1311 में अभियान हुआ था, और कान्हाड़ देव यहाँ के शासक थे। अब दक्षिण भारत में जो विजय की थी, देवगिरी की विजय जो यादव वंश से संबंधित था, 1307 से 1308 के बीच में यह अभियान हुआ था रामचंद्र देव के द्वारा। रामचंद्र देव यहाँ के शासक थे, और रामचंद्र देव के बाद इनका बेटा भी लड़ा था, शंकर देव। फिर वारंगल का जो अभियान हुआ था 1309 से 10 के बीच में, प्रतापरुद्र द्वितीय यहाँ के शासक थे। फिर द्वार समुद्र का जो अभियान हुआ था 1311 में, बल्लाल देव तृतीय यहाँ के शासक थे। फिर मदुरई का हुआ था 1311 में ही, फिर यहाँ के शासक थे वीर पांडे और सुंदर पांडे। नेक्स्ट है 2018 का पेपर, रसिक प्रिया, कवि प्रिया और रामचंद्रिका, ये तीनों किसकी रचना है? तो केशव दास की है। प्रेम वाटिका रसखान की रचना है। भगत नामावली ध्रुव दास की रचना है, और भक्तमाल नाभा दास की रचना है। इसमें एक दो नहीं याद रहता है हमेशा, तो ये रसखान और केशव दास वाला याद होना चाहिए। प्रेम वाटिका रसखान की है, और रसिक प्रिया, कवि प्रिया और रामचंद्रिका केशव दास की है। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो बागोर राजस्थान से मिले हैं। इसके अलावा लेखैया या लेखानिया जो है कहाँ पे स्थित है? मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। यहाँ से मानव के शारीरिक प्रारूप का विवरण मिला है। तो मेन जो क्वेश्चन पूछा गया था यही पूछा गया था, पशुपालन के साक्ष्य बागोर से मिले हैं। ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अलग ऑप्शन में थी, लेकिन देख लीजिए लेखैया मिर्जापुर यूपी में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। मानव के शारीरिक प्रारूप का विवरण मिला है। औदे जो है तमिलनाडु में है, मानव जीवाश्म मिले हैं यहाँ पर। बोरी महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जो सिंधु सभ्यता के स्थल हैं कौन कौन से हैं? तो हुलास है जो कि सहारनपुर में है। आलमगीरपुर जो कि सबसे पूर्वी स्थल है मेरठ में है। मंडी मुजफ्फरनगर में है। बड़गांव सहारनपुर में है। तो हुलास और बड़गांव दोनों सहारनपुर में है। सनौली जो है ये बागपत में है, जो हाल ही में इसका खोज हुई है, और ये सभी स्थल सिंधु सभ्यता के हैं उत्तर प्रदेश में। वाजन सनेही संहिता ये शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। इसके प्रवर्तक थे याज्ञवल्क्य। मैत्रायणी, तैत्रीय, कपिस्थल और काठक संहिता ये किससे संबंधित है? तो शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। शुक्ल यजुर्वेद जो है दो पार्ट में है, शुक्ल यजुर्वेद है, कृष्ण यजुर्वेद है। नेक्स्ट बात करेंगे अयोध्या लेख से ही संबंध में लिखा है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ कराए गए थे। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? अयोध्या लेख में। और ये किसके द्वारा ये लेख लिखवाया गया था? तो इसके उत्तराधिकारी पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी धनदेव ने यह अभिलेख बनवाया था। बेसनगर विदिशा का जो गरुड़ स्तंभ है इसका संबंध किससे है? तो हेलियोडोरस से इसका संबंधित है। यूनानी शासक जो है ये हेलियोडोरस, इससे संबंधित है विदिशा का जो बेसनगर अभिलेख है। नेक्स्ट बात करेंगे, या फिर अगर पूछा जाए भागवत धर्म से संबंधित अभिलेख कौन सा है? तो यही है बेसनगर अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख ये खारवेल राजा, कलिंग का जो राजा था खारवेल, उससे संबंधित है। चेदी वंश का ही शासक था खारवेल, और वर्तमान जो उड़ीसा वाला क्षेत्र है यही था इसका क्षेत्र। हाथी गुम्फा अभिलेख। विदेशी व्यापार से संबंधित संस्था कौन कौन सी थी? तो नाना देशी और मणिग्राम। नेक्स्ट है दक्षिण भारत के जो समुद्रगुप्त के टाइम पे जो समकालीन शासक थे वो कौन कौन से थे? इनके बारे में ये जो स्टार्टिंग के 4 हैं ये पूछे गए थे, इनको मैच करने को। समुद्रगुप्त के टाइम पे ये थे। तो धनंजय जो थे ये कुस्तलपुर के राजा थे। नीलराज या औमुक्त के राजा थे। उग्रसेन पालक्का के राजा थे, और विष्णुगोपा कांची के राजा थे। 1-2 भी याद रहता है, विष्णुगोपा काफी इंपॉर्टेंट है। कांची के राजा थे, उग्रसेन पालक्का के राजा थे, नीलराज औमुक्त के, धनंजय कुस्तलपुर के। फिर आगे सभी यहाँ पर देख लेते हैं। स्वामी दत्त जो है ये कुटूरा के राजा थे। व्याघ्रराज महाकंतारा के राजा थे। महेंद्र जो है कौशल के राजा थे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। महेंद्रगिरी पिस्तापुर के राजा थे। हस्तिवर्मन इंपॉर्टेंट है, ये वेंगी के राजा थे। कुबेर देवराष्ट्र के राजा थे। धनंजय जो है कुस्तलपुर अभी हमने देखा था, और मंत्रराजा जो है कुसला के शासक थे। नेक्स्ट बात करेंगे रियासत और शासक। तो देवगिरी के शासक कौन थे? रामचंद्र देव और शंकर देव। वारंगल के शासक प्रतापरुद्र थे। होयसल के शासक वीर बल्लाल थे। अभी हमने इसको सब देखा था अलाउद्दीन के, जब हमला अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था इन जगह पे। और मदुरा के शासक वहाँ पे थे वीर पांडे और सुंदर पांडे। नेक्स्ट है सप्त पैगोडा। ये सभी को अरेंज करने को आया था, कौन पहले बना उसके बाद कौन बना। तो सप्त पैगोडा 630 से 668 ईस्वी के बीच में नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। सबसे पहली बात, सबके ईयर इतना याद करने की जरूरत नहीं है।
जो ये संरचना मतलब जो स्थापत्य है ये किसने बनवाया था ये भी पता रहता है, तो राजा के हिसाब से पता चल जाता है। पहले नरसिंहवर्मन प्रथम आएगा, फिर द्वितीय आएगा। तो सप्त पैगोडा जो है नरसिंहवर्मन प्रथम ने बनवाया था। महाबलीपुरम के जो तटीय मंदिर या शोर मंदिर जो है इनका निर्माण नरसिंहवर्मन द्वितीय ने करवाया था। बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था 985 से 1014 के बीच में। गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर 1014 से 1044 के बीच में राजेंद्र प्रथम ने बनवाया था। तो यही इसका क्रम है, सप्त पैगोडा, फिर महाबलीपुरम, फिर बृहदेश्वर, फिर गंगईकोंड चोलपुरम। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में राजनीतिक एकता के अभाव में तुर्की आक्रमण सफल हुए थे। ये स्टेटमेंट था किस वजह से तुर्की आक्रमण हुए थे ज़्यादा, तो भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी उस टाइम पे। अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? मालदा पश्चिम बंगाल में। लाल दरवाजा मस्जिद और अटाला मस्जिद दोनों जौनपुर में है। दाखिल दरवाजा गौड़ पश्चिम बंगाल में है और 3 दरवाजा अहमदाबाद में है। इसमें से 1-2 भी याद रहता है तो मैचिंग में इजी हो जाता है। लाल दरवाजा और अटाला मस्जिद जो है जौनपुर में है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे, मध्यकाल में संगीत में अनेक पुस्तकें लिखी गई थी और उनका फारसी में अनुवाद हुआ था बहुत सारी संगीत की पुस्तकों का, और उसमें से एक राग दर्पण है। राग दर्पण का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने खुद किया था। लज्जत सिकंदर शाही एक संगीत का ग्रंथ है फारसी भाषा में, और इसका जो किसने लिखा था? तो सिकंदर लोदी ने लिखा था। फिर चिश्ती जो सिलसिला था, सूफी संत जो हुआ करते थे, वो संगीत को बहुत मानते थे। मतलब संगीत की जो उनकी सभा होती थी उनको समा कहा जाता था। तो समा क्या है? चिश्ती सूफी संतों की संगीत सभा। नेक्स्ट है, मध्यकाल में चकला शब्द जो है किस लिए प्रयुक्त होता था? तो शाहजहां के टाइम पे ये प्रयुक्त होता था, और ये सूबा और परगना के बीच की इकाई हुआ करता था। प्रशासन में एक इकाई ये भी थी, जो राज्य वगैरह होते थे, राज्य, सूबा, परगना, तो सूबा और परगना के बीच में होता था चकला। नेक्स्ट बात करेंगे, खैरुल मंजिल ये मस्जिद है और इसका निर्माण किसने कराया था? महामनगा ने करवाया था, जो कि अकबर की धाय माँ थी। 1561 में खैरुल मंजिल की स्थापना कराई गई थी दिल्ली के पुराने किले के सामने। चौथ क्या होता था? तो मराठा साम्राज्य जो था अपने पड़ोसी राज्यों से सुरक्षा के लिए लिया जाने वाला कर था। मतलब पड़ोसी राज्यों को सुरक्षा प्रदान करते थे मराठे कि तुम्हारे ऊपर कोई आक्रमण करेगा तो हम आ जाएंगे, और ये 1/4 भाग लिया जाता था चौथ के रूप में, या फिर 25%, कुछ भी ऑप्शन में रह सकता है। सरदेशमुखी क्या होता था? तो 1/10 भाग पर ये भू राजस्व, एक प्रकार का ये भू राजस्व था, और खुद भी इन एरियाज में जो मराठा थे वो आक्रमण नहीं करते थे, तो 10% दिया जाता था सरदेशमुखी। नेक्स्ट है उत्तर मुगल के बारे में। तो औरंगजेब के बाद कौन कौन से उत्तर मुगल आए? इसमें से कोई एक ही क्वेश्चन पूछा गया था, जो औरंगजेब के बाद कौन लड़ाई किया था? तो बहादुर शाह किया था। बहादुर शाह ही जीता था उसके बाद जो राजा बना था, और इसी का नाम है शाह आलम प्रथम। 1707 से 1712 तक। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, उसके बाद बहादुर शाह प्रथम जो है शासक बना था, और इनको शाह बेखबर भी कहा जाता है। शाह बेखबर तो मैचिंग में आ जाता है कभी कभी। जहांदार शाह ये 1712 से 1713 तक था, थोड़े ही दिन तक जहांदार शाह। इसको लंपट मूर्ख कहा जाता है। सबके ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखिए, पहले बहादुर शाह प्रथम, फिर जहांदार शाह, फिर फर्रुखशियर। इसको घृणित कायर कहा जाता था फर्रुखशियर को। और फर्रुखशियर ही वो व्यक्ति है, वही मुगल शासक है जिसने 1713 में पहले जजिया को हटाया था, फिर 1717 में फिर से लगा दिया था। तो पुनः जजिया लगाने वाला शासक फर्रुखशियर है, और इसको घृणित कायर कहा जाता था। फिर आता है रफ़ी-उद-दर्जात, ये 1719 में आया था, बहुत कम समय के लिए, और फिर टीबी से इसकी मृत्यु हो गई। फिर रफ़ी-उद-दौला आया था, जिसको शाहजहां सेकंड भी कहा जाता है, ये पेचिश से इसकी मृत्यु हो गई। तो रफ़ी-उद-दर्जात और रफ़ी-उद-दौला दोनों 1719 में ही आए और चले गए। फिर मोहम्मद शाह आता है, इसका जो नाम है वो है मोहम्मद शाह रंगीला। बहुत लंबे समय तक था ये, 1719 से 1748 तक। और इसी के टाइम पे नादिर शाह का आक्रमण हुआ था 1739 में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे, और ये मोहम्मद शाह रंगीला ही था जो अंतिम बार मयूर सिंहासन जो था, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम व्यक्ति था। उसके बाद नादिर शाह जो है मयूर सिंहासन उठा ले गया था। नेक्स्ट बात करेंगे, अहमद शाह आया था मोहम्मद शाह के बाद में, और ये 1748 से 54 तक था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आता है आलमगीर द्वितीय, ये 1754 से 58 तक था। आलमगीर द्वितीय के टाइम पे बस इतना इंपॉर्टेंट है कि प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में आलमगीर द्वितीय के टाइम पे। फिर शाहजहां द्वितीय, ये 1758 से 59 तक था। अली गौहर, इसका नाम शाह आलम द्वितीय भी था। तो अली गौहर के टाइम पे तृतीय पानीपत का युद्ध हुआ था 1761 में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। और इसके अलावा बक्सर का युद्ध भी अली गौहर के टाइम पे हुआ था, या शाह आलम द्वितीय उसी को कहते हैं। शाह आलम द्वितीय के ही साथ जो इलाहाबाद की संधि हुई थी, जो अंग्रेजों ने की थी, तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में शाह आलम द्वितीय के टाइम पे। नेक्स्ट बात करेंगे अकबर द्वितीय, उसके बाद आता है अकबर द्वितीय 1606 से 37 तक, और ये पेंशन पे आ गया था, पेंशन पे बच जीता था। फिर बहादुर शाह द्वितीय, जो कि जफर नाम से जो कविताएं वगैरह शायरी वगैरह लिखता था, जफर उपनाम से लिखता था बहादुर शाह द्वितीय।
और ये 1837 से 57 तक था। अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट बात करेंगे 2019 का पेपर। शेर शाह सूरी के सिक्के कौन कौन से थे? तो चांदी में उसने जो सिक्का चलाया था वो था रुपया, और तांबे का दाम चलाया था। चांदी का रुपया और तांबे का दाम। और अकबर ने भी काफ़ी हद तक शेर शाह सूरी की जो ये सिक्के वाली प्रणाली थी उसको फॉलो किया था। ये दाम और रुपया अकबर ने भी चलाया था। शेर शाह सूरी के बाद जो पहले हुमायूं को हराया था शेर शाह सूरी ने। फिर कुछ टाइम के लिए हुमायूं बाहर रहा। जब शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई तब हुमायूं आया और एक ही साल तक रहा, 55 से 56 तक। उसके बाद मृत्यु हो गई। फिर 56 में राजा बन जाता है अकबर। तो अकबर ने भी शेर शाह सूरी वाले सिक्के की प्रणाली को अपनाया था। और राम सीता प्रकार के सिक्के किसने जारी किए थे? तो अकबर ने। ज्यामितीय आकार के सिक्के भी अकबर ने जारी किए थे, जिसमें से जो इलाही सिक्का होता था वो वृत्ताकार होता था और सोने का सिक्का होता था। ये मैच में आ सकता है थोड़ा सा। इलाही सिक्का वृत्ताकार और सोने का होता था, और जलाली सिक्का जो होता था वो चौकोर होता था और चांदी का होता था। ये सब नहीं पूछा गया था, बस इतना पूछा गया था ये चांदी का रुपया और तांबे का दाम किसने चलाया था? शेर शाह सूरी ने। नेक्स्ट बात करेंगे बिलग्राम का युद्ध। ये कहाँ पे, या फिर कन्नौज का युद्ध भी इसी को कहते हैं, जिसमें अंतिम बार शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। फिर हुमायूं भाग गया था। भाग के मतलब शेर शाह सूरी का जो शासन है वो स्थापित हो गया था। चौसा के युद्ध में पहले हुमायूं को हराया था, उसके बाद बिलग्राम के युद्ध में। सरनाल का युद्ध कब हुआ था? तो 1572 में हुआ था। अकबर के गुजरात आक्रमण के दौरान ये छोटा सा युद्ध था, सरनाल का युद्ध 1572 में हुआ था। फिर आता है धर्मत का युद्ध, अप्रैल 1658 में हुआ था। औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में हुआ था धर्मत का युद्ध। जजायु का युद्ध जून 1707 में हुआ था। मोहम्मद शाह प्रथम ने मोहम्मद आजम शाह को हराया था औरंगजेब की मृत्यु के बाद। वही जो भी हमने देखा था, उत्तर मुगल काल का जो पहला शासक था ये बहादुर शाह प्रथम था औरंगजेब की मृत्यु के बाद। और जजायु के युद्ध के द्वारा इसने जो है ये सत्ता हासिल की थी बहादुर शाह प्रथम ने। नेक्स्ट है हठ योग किससे संबंधित है? हठ योग जो है नाथ पंथियों ने भी अपनाया था और सूफी संतों ने भी अपनाया था, जिसमें वो बाकी समाज से अलग हो जाते हैं, एकदम विरक्त जीवन जीते हैं हठ योग में। और इसके जो प्रमुख आचार्य हैं वो मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ जो है हठ योग के प्रमुख आचार्य हैं। इक्ता का सुव्यवस्थित रूप किसने लाया था? तो इल्तुतमिश के समय आया था। इक्ता प्रथा में सैनिकों और असैनिकों अधिकारियों को दोनों को क्षेत्र कुछ प्रदान किए जाते थे, और उनकी शासन व्यवस्था वहाँ से जो राजस्व मिलता था वो रखते थे, और जो सैनिक है उसमें लगाते थे, और जो व्यवस्था रहती थी उस प्रशासन देखते थे। और इक्तेदार जो होते थे वो भूमि के स्वामी नहीं होते थे, मतलब आप जो राजस्व है उसको लो और उसको वहाँ का शासन देखो पूरा। उसके बाद जो चीज़ बचे, मतलब प्रशासन और सैनिक खर्चे के बाद जो बचता था अधिशेष, जिसको फवाजिल कहा जाता था, उसको फिर से राजकोष में जमा करना पड़ता था। तो ये थी इक्ता व्यवस्था जो कि इल्तुतमिश के टाइम पे आई थी। नेक्स्ट बात करेंगे, वैसे तो पहले से चलती थी इक्ता व्यवस्था, लेकिन सुव्यवस्थित रूप आया था इल्तुतमिश के टाइम पे। पुस्तक और लेखक। पुस्तक ताबकात नासिरी जो है ये मिन्हाजुस सिराज की जो पुस्तक है ये। इसके अलावा तारीख़ फिरोज शाही ये शम्स शिराज अफीक की पुस्तक है, और इसी नाम से तारीख़ फिरोज शाही नाम से एक और पुस्तक है जिसकी रचना जियाउद्दीन बर्नी ने की थी, और ये जियाउद्दीन बर्नी वाली ही ज़्यादा फेमस है। तुगलकनामा जो अमीर खुसरो की रचना है, और हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी थी फारसी भाषा में हुमायूं नामा। नेक्स्ट बात करेंगे पुस्तक और लेखक। चंदायन ये मुल्ला दाऊद की इसके लेखक हैं, और पद्मावती कथा के लेखक हैं दामोदर कवि। पद्मावत के लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी, और यहाँ पे जो पद्मावती कथा है इसके लेखक हैं दामोदर कवि। इसके अलावा राग विबोध की लेखक कौन है? सोमदास, और आशिका के लेखक है अमीर खुसरो। नेक्स्ट है अकबर से पहले तानसेन जो थे वो कहाँ रहते थे? तो भाटा के राजा रामचंद्र सिंह के दरबार में ये रहते थे तानसेन। बाद में अकबर के नवरत्नों में भी शामिल हुए थे। राजवंश और राजधानी, पल्लव वंश की राजधानी थी कांची, पांड्य वंश की मदुरा, यादव वंश की देवगिरी थी, और काकतीय वंश की वारंगल थी। नेक्स्ट बात करेंगे अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? जौनपुर में। 1408 में इसका निर्माण हुआ था। इब्राहिम शाह सरकी ने इसका निर्माण कराया था अटाला मस्जिद का। शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। 1545 में इसका निर्माण हुआ था, और शेर शाह सूरी ने खुद ही अपना मकबरा पहले बनवा दिया था सासाराम में, बिहार में। हुमायूं का मकबरा ये दिल्ली में स्थित है। 1570 में बनाया था अकबर की माँ हमीदा बानो ने, जो कि हुमायूं की वाइफ थी। राबिया उद दौरानी का मकबरा, इसको बीबी का मकबरा भी कहा जाता है, औरंगाबाद में स्थित है। 1651 से 61 के बीच में राबिया उद दौरानी का मकबरा बना था, और औरंगजेब ने इसको बनवाया था। नेक्स्ट बात करेंगे मनसबदारी का प्रारंभ जो है किसके टाइम पे हुआ था? तो अकबर के टाइम पे हुआ था, लगभग 1577 ईस्वी में। और मनसबदारी का जो पद होता था वो पैतृक नहीं होता था, मतलब एक वंश से, मतलब पिता से बेटे के पास नहीं जाता था मनसबदारी का पद। नेक्स्ट है विदर्भ के खजुराहो के रूप में किसको जाना जाता है? तो मार्कंडेश्वर का जो मंदिर है उसको विदर्भ का खजुराहो कहा जाता है। महाराष्ट्र में स्थित है, ये नागर शैली में बना हुआ है।
उपेंद्र महारथी की पुस्तक है वेणु शिल्प, इसका संबंध किससे, तो बांस कला से। उस टाइम पे जब ये क्वेश्चन आया था तभी चर्चित थी, इसलिए पूछा गया था। वेणु शिल्प बांस कला से संबंधित है। नेक्स्ट है 2020 का पेपर, तो श्री पर्वतीय या आंध्र भृत्य ये किस वंश से संबंधित है, तो इक्ष्वाकु वंश के शासकों को श्री पर्वतीय या फिर आंध्र भृत्य कहा गया है। और एक कृष्णा गुंटूर वाला, जो कृष्णा नदी और गुंटूर वाला जो एरिया था आंध्र प्रदेश में, वहाँ से संबंधित थे इक्ष्वाकु वंश के लोग। और पहले ये सातवाहनों के सामंत हुआ करते थे, सातवाहन वंश के सामंत थे। बाद में इन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी अपने। और इक्ष्वाकु वंश का संस्थापक कौन था, तो श्री शांतमूल। बस इतनी चीज इसके बारे में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे, मौर्य काल में एग्रोनोमोई किसको कहा जाता था, तो मेगास्थनीज ने एग्रोनोमोई मार्ग निर्माण अधिकारी को कहा है। इसके अलावा नगर अधिकारी को भी एग्रोनोमोई कहा गया है। मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर, जो कि राजस्थान में है। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, जो कि मेरठ और दक्षिण पूर्वी हरियाणा वाला एरिया है। सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। असमक की राजधानी थी पोटन या फिर पोटली। और असमक जो 16 महाजनपद थे उसमें एकमात्र असमक जनपद था जो कि दक्षिण भारत में स्थित था। भीमबेटका ये रायसेन मध्य प्रदेश में, इसकी खोज वीएस वाकांकर ने की थी 1957-58 के बीच में। हड़प्पा कुछ स्थल और कहाँ पे हैं, तो बालू स्थल कहाँ पे है हड़प्पा का, तो हरियाणा में है। मांडा जम्मू कश्मीर में है। पाडरी गुजरात में है। हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में है। नेक्स्ट है यहाँ पर मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख ये किसने किया है, तो ह्वेनसांग ने किया, अबू सईद ने किया है, और अल मसूदी ने किया, अल बरूनी ने किया है। और इसका निर्माण किसने कराया था मुल्तान के सूर्य मंदिर का, तो सांब ने कराया था। सांबपुर यात्रोत्सव जो है सूर्य पूजा के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और उस टाइम पे ये सूर्य मंदिर काफ़ी चर्चा में था। जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है गुजरात, वहाँ पे मोदी जी ने विजिट किया था, उसके बाद ही ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। इसके अलावा कोणार्क का सूर्य मंदिर है जो कि उड़ीसा में स्थित है। इसके अलावा कश्मीर में भी एक सूर्य मंदिर है जिसको कहा जाता है मार्तंड मंदिर, जो कारकोट वंश के शासकों ने बनवाया था। नेक्स्ट बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। ये नगरीय सभ्यता थी, नगर यहाँ पे थे। ऋग्वैदिक काल में जो सभ्यता थी वो चारागाह सभ्यता थी, मुख्यतः जो पशुपालन पे ये लोग ज़्यादा निर्भर रहते थे। और उत्तर वैदिक काल में कृषि पर निर्भर हो गए थे। मध्यकाल की बात करें तो जमींदारी व्यवस्था ज़्यादा प्रचलित थी। नेक्स्ट है यहाँ पर जजमानी किस एरिया में होती थी, तो उत्तर भारत में। बाराबलूट जो है गुजरात वाले एरिया में। मिरासी जो है ये तमिलनाडु से संबंधित है। और अडाडे कर्नाटक से संबंधित है। किताबुल हिंद की रचना अल बरूनी ने की थी 11वीं शताब्दी में। पृथ्वीराज रासो की रचना चंदर बरदाई ने की थी 13वीं शताब्दी में। तबकाते नसरी की रचना जो है मिनहासुस सिराज ने की थी 1559-60 के बीच में। फतवा ये जहांदारी की रचना जो है जियाउद्दीन बर्नी ने की थी 1285 से 1357 के बीच में। तो ये क्रम है, पहले ये याद रखना है कि किसने लिखी है, वो किस टाइम पे थे। पृथ्वीराज रासो, किताबुल हिंद अल बरूनी, पृथ्वीराज रासो चंदर बरदाई, तबकाते नसरी मिनहासुस सिराज, और फतवा ये जहांदारी जियाउद्दीन बर्नी। नेक्स्ट है 1687 में औरंगजेब ने जब गोलकुंडा पर अधिकार किया था तब वहाँ का शासक कौन था, तो गोलकुंडा का शासक था अबुल हसन कुतुब शाह। कुतुबशाही वंश चलता था गोलकुंडा में। नेक्स्ट है अकबर ने विवाह की आयु को निर्धारित करने का प्रयास किया था कि कम आयु में जो लड़कियों की विवाह ना हो। इसके अलावा लड़कियां अभिभावकों के दबाव से अलग होकर स्वयं की इच्छा से विवाह करने की इजाज़त अकबर ने दे रखी थी। तो विवाह के बारे में इसने काफ़ी रूल रेगुलेशन बनाने का प्रयास किया था। दीवाने तन जो क्या होता था, तो जागीर और वेतन देखना इसका काम होता था दीवाने तन अधिकारी का। मुस्तौफी राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करता था। मुशरिफ जो है कार्यालय को संभालने के लिए होता था। वाक़िया नवीस घटनाओं और फरमानों को सूचीबद्ध करता था। नेक्स्ट है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, तो अजमेर में है। शेख बुरहानुद्दीन गरीब की दरगाह दौलताबाद में है। शेख मोहम्मद हुसैनी की दरगाह गुलबर्गा में है। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है दिल्ली में है। भारत में अगर चिश्ती सिलसिले की शुरुआत कही जाए तो मोइनुद्दीन चिश्ती ने ही की थी। फिरोज शाह तुगलक ने कई सारी नहरों का निर्माण कराया था, जिसमें जो सबसे प्रसिद्ध थी वो थी राजबवाह और उलुग खानी। और इसी राजबवाह को फिर से एक बार पुनर्जीवित किया गया था मुगल काल में। फिरोज शाह तुगलक जो था ये दिल्ली सल्तनत से संबंधित था, तुगलक वंश से, और मुगल वंश में जब आया था तो मुगल काल में इसको पुनर्जीवित करके शहाब नहर का निर्माण कराया गया था, शहाब नहर। नेक्स्ट है किताब नौरस, ये संगीत की पुस्तक है। इसके लेखक कौन थे किताब नौरस के, तो इब्राहिम आदिल शाह सेकंड। इब्राहिम आदिल शाह सेकंड किताब नौरस के लेखक थे। चोल राजाओं की जानकारी का सर्वाधिक स्रोत जो है उनके मंदिरों से प्राप्त होता है। मंदिरों में काफ़ी अभिलेख उन्होंने लिखवाए थे। और चोल वंश के पहले के शासकों के उतने वर्णन नहीं मिलते जितने चोल शासकों के मिलते हैं, इसी मंदिरों वगैरह की वजह से। नेक्स्ट है 2021 का पेपर। मुगल काल की प्राण शक्ति उसकी सैनिक व्यवस्था थी। तो पूरी तरह से मुगल काल जो है सैनिक व्यवस्था पर आधारित था।
हड़प्पा स्थल जो है मांडी, ये कहाँ पर स्थित है? तो मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में। राजा राणा हम्मीर जो है मेवाड़ से संबंधित है। राणा चुंडा जो है मारवाड़ से। मलिक राजा फारूकी खानदेश से संबंधित है। मलिक सरवर ख्वाजा जहां, ये जौनपुर से संबंधित है। नेक्स्ट बात करते हैं, महाराजा रणजीत सिंह ने अदालत ए आला की स्थापना कहाँ पे करवाई थी? तो फिरोजपुर में करवाई थी। और महाराजा रणजीत सिंह जो है इनकी राजधानी थी लाहौर। तीर्थंकर और उनका निर्वाण स्थल, तो ऋषभदेव का निर्वाण कहाँ पे हुआ था यानी मृत्यु? तो अष्टापद में। वाशपूजी चंपापुरी में। नेमिनाथ उज्जैन में। पार्श्वनाथ काफी पूछा जाता है तो समेध शिखर में। और महावीर का पावापुरी में। अगर ये दोनों भी याद रहते हैं तो अक्सर ऑप्शन में 1 2 इसको रख दिया जाता है, बाकी अलग रख दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, फवायदुल फवाद जो है ये किससे संबंधित है? तो ये फवायदुल फवाद जो है शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का एक संकलन है। और ये संकलन किसने किया था? तो अमीर हसन सिज्जी ने संकलन किया था, निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का संकलन। सातवाहनों यानी आंध्र भोज ने प्राकृत भाषा को संरक्षण प्रदान किया था, ये स्टेटमेंट था। और सातवाहन में जो लोक पक्ष होता था उसको ज़्यादा प्रोत्साहन दिया गया था। सातवाहन काल में लोक पक्ष को ज़्यादा प्रोत्साहन दिया गया था। और सबसे प्रमुख जो राजा था गौतमीपुत्र सातकर्णी था, सातवाहन वंश का सबसे प्रमुख राजा। नेक्स्ट बात करते हैं 2022 का पेपर, धार्मिक समन्वय की बात करें तो इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है? अशोक के 12वें अभिलेख में। और 12वें अभिलेख में ही स्त्री महामात्य की चर्चा की गई है, तो स्त्री की बात यहाँ पे की गई, इसलिए इंपॉर्टेंट है 12वें शिलालेख में। बहादुरपुर का युद्ध ये कब हुआ था? तो फरवरी 1658 में हुआ था, 1658 में। और बहादुरपुर, धर्मत, सामूगढ़, ये जो तीनों युद्ध हैं, खजुआ का युद्ध और देवराय का युद्ध, ये सभी युद्ध उस टाइम पे हुए थे जब औरंगजेब और उनके भाई आपस में लड़ रहे थे। शाहजहां बीमार था, अभी मृत्यु नहीं हुई थी, लेकिन भाई आपस में सत्ता के लिए लड़ रहे थे। तो बहादुरपुर का युद्ध हुआ था फरवरी 1658 में। शाह शुजा को बनारस के पास दारा ने हराया था, दारा सिकोह ने। शाहजहां जो है दारा सिकोह को राजा बनाना चाहता था, तो कुछ टाइम तक दारा सिकोह को सबसे लड़ना पड़ा था, बाद में हार गया था औरंगजेब से लास्ट में। तो शाह शुजा को बनारस के पास दारा सिकोह ने हराया था बहादुरपुर के युद्ध में। फिर धर्मत का युद्ध हुआ था अप्रैल 1658 में। सभी लगभग ईयर सेम है, इसलिए मंथ देख लीजिए। धर्मत का युद्ध अप्रैल में हुआ था। इसमें दारा सिकोह और औरंगजेब और मुराद एक तरफ थे, एक तरफ दारा सिकोह था। फिर सामूगढ़ का युद्ध हुआ था मई 1658 में, दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच में। फिर खजुआ का युद्ध हुआ था जनवरी 1659 में, 1659 में, औरंगजेब और शाह शुजा के बीच में। फिर देवराई का युद्ध हुआ था अप्रैल 1659 में, औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में। तो लास्ट वाला यहाँ पे औरंगजेब ने लास्ट में दारा सिकोह को हरा दिया था देवराई के युद्ध में 1659 में। नेक्स्ट बात करते हैं भवन और निर्माणकर्ता के नाम। सुल्तानगढ़ी किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने। फिर लाल महल ये बलबन ने बनवाया था। जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। नाव के चित्र और मॉडल जो है हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो मोहनजोदड़ो और लोथल से प्राप्त होते हैं। आर्य के स्तंभ वाले मंच की विशेषता कहाँ के स्तूपों में है? तो ये अमरावती के स्तूपों में है। चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित जो संस्कृत ग्रंथ है सुख सप्तती, इसका फारसी अनुवाद किसने कराया था? तो तूती ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबंदी ने करवाया था इसको। और इसका नाम क्या रखा था? शक सप्तती का जब अनुवाद हो गया तो तूती नामा इसका नाम रखा गया। नेक्स्ट है अधिकारी और उसके कार्य। तो लताड़ जो है ये रात में सुरक्षा कर्मी होते थे, उनका अधिकारी होता था। पट्टकोल ग्रामीण कर वसूलने वाले को कहा जाता था। सहसाधिपति चोरी डकैती के जो मुकदमे लिखता था उसको सहसाधिपति कहते थे। बलादिफ ये चुंगी का संरक्षक होता था। खिलजी विजय का क्रम, तो पहले गुजरात विजय 1298, रणथंबोर 1301, चित्तौड़ विजय 1303, वारंगल विजय 1310 में हुई थी। फिर है सर्ववर्मन जो है ये असीरगढ़ ताम्रपद से संबंधित है। ईश्वर वर्मन जौनपुर प्रस्तर अभिलेख से संबंधित है। ईशान वर्मन जो है हरहा पाषाण अभिलेख से संबंधित है। जीवित गुप्ता देववर्णा के अभिलेख से संबंधित है। देखिए कुछ क्वेश्चन होते हैं जो बिल्कुल समझ में नहीं आते हैं, तो उसमें एक आध अगर कभी दोबारा ऑप्शन में मिल जाए तो इसको एक बार पढ़ लीजिए और दोबारा एक भी ऑप्शन में रहेगा तब सही हो जाएगा, लेकिन वैसे अगर पहली बार मिलता है क्वेश्चन तो गलत हो जाता है। नेक्स्ट है शेरशाह सूरी ने मारवाड़ आक्रमण में जयंता और कुप्पा की वीरता से प्रभावित होकर कहा था। तो पूछा गया, ये भी पूछा जा सकता है किस आक्रमण के दौरान जो है शेरशाह सूरी ने कहा था कि मात्र एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं अपना साम्राज्य खो बैठता। तो यहाँ के जो सैनिक थे उनसे प्रभावित होकर इन्होंने कहा था शेरशाह सूरी ने मारवाड़ विजय के टाइम पे। और प्रमुख जो सबसे ज्यादा वीर सैनिक था वो था जयता और कुंपा। मारवाड़ आक्रमण के दौरान इन्होंने शेरशाह सूरी को बहुत प्रभावित कर दिया था। नेक्स्ट बात करेंगे सूकर खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो 1724 में हुआ था निजामुल मुल्क और दक्कन सूबेदार मुबारिज खां के बीच में। सूकर खां का युद्ध 1724 में।
फिर बेदरा का युद्ध हुआ था, ये 1759 में हुआ था। बेदरा का युद्ध अंग्रेजों और डचों के बीच में ये हुआ था। फिर पोर्टो नोवा का युद्ध 1781 में हुआ था, हैदर अली और आयुर कूट के बीच में हुआ था ये। द्वितीय मैसूर युद्ध जब हुआ था, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, उसी के टाइम पे, उसी टाइम पीरियड में ही पोर्टो नोवा का युद्ध हुआ था हैदर अली और सर आयुर कूट के बीच में। मुदकी का युद्ध 1845 में हुआ था। ये सिख और अंग्रेजों के बीच में मुख्यतः हुआ था मुदकी का युद्ध, और सिखों की तरफ से लाल सिंह और अंग्रेजों की तरफ से ह्यूग गफ था। नेक्स्ट बात करेंगे, संस्कृत और हिंदी के आचार्य कविंद्र को संरक्षण किसने प्रदान किया था? तो शाहजहां ने संरक्षण दिया था। और आचार्य कविंद्र की एक प्रसिद्ध रचना जिसका नाम है कविंद्र कल्पलता, जिसमें शाहजहां का इन्होंने प्रशस्ति किया, मतलब तारीफ की है, प्रशंसा की है। तो ये हो गया 2022 तक का पेपर। वीडियो पसंद आया हो, यूजफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम कंप्लीट एनवायरमेंट इकोलॉजी